अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दरख्शा हिस्सा 2 का सबक नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे जनाब डॉक्टर कमर जहां के ज़िंदगी के बारे में। और फिर इनका अफसाना एक है जो आपके किताब यानी दरख्शा हिस्सा 2 में एक अफसाना इनका लिखा हुआ है जिसका नाम कटी हुई शाख है। उसके बारे में भी उस अफसाना यानी कहानी को भी जानेंगे कि इस कहानी यानी इस अफसाने यानी कटी हुई शाख में शायर ने यानी कमर जहां ने क्या बयान किया है। तो सबसे पहले हम सवाल जवाब को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो है जान लेते हैं कि कटी हुई शाख जो कमर जहां का अफसाना है, इस कटी हुई शाख में कमर जहां ने क्या बताया। तो सबसे पहले आप समझिए कटी हुई शाख का मतलब क्या होता है। तो कटी हुई शाख यानी आप दरख्त के अंदर जो है बहुत सारे टहनियों को देखते हैं, बहुत सारे शाखों को देखते हैं जो चारों तरफ फैली हुई होती है। तो अगर उसमें से कोई एक शाख यानी कोई एक टहनी उस दरख्त में से अगर टूट जाए, टूटने के बाद अगर उस टहनी को फिर दोबारा उस दरख्त में अगर जोड़ा जाए तो किसी हाल में भी वह टहनी जो टूट चुकी है वह उस दरख्त से जुट नहीं सकती। तो बिल्कुल वैसा ही तरीके से उसी तरीके से इसके अंदर एक इंसान की कहानी दी हुई रहती है कि जो इंसान अपने आप को घर से जुदा कर लेता है और इस तरीके से जुदा कर लेता है गोया का वहाँ के रहने वालों से इसका जो है इस आदमी का बिल्कुल नाता रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से टूटी हुई टहनी को हम आपस में दोबारा दरख्त में नहीं जोड़ सकते, उसी तरीके से इसने अपने गांव वालों से अपने माँ बाप से इस तरीके से रिश्ता तोड़ लिया है जैसा कि टूटी हुई टहनी है फिर दोबारा ये जो उससे पहले घर को रिश्ता को तोड़ने से पहले जो इसके दरमियान गांव वालों के दरमियान मोहब्बत थी वो मोहब्बत कभी फिर दोबारा इसको नहीं मिली। तो कहानी क्या है? तो सबसे पहले उसको कहानी समझते हैं कि एक शख्स था जो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज़्यादा जानकार था। एक मरतबा उसके दिमाग में आई ये बात, उसने ये सोचा कि आखिर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना तालीम याफ्ता हूँ, ज़्यादा इल्म हासिल मैंने किया और फिर इस छोटे से गांव में रह रहा हूँ, आम लोगों के बीच में रह रहा हूँ, तो फिर हमें इतनी ज़्यादा और इतने ऊंचा पढ़ाई पढ़ने की क्या फ़ायदा। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि चलो जो है इस छोटे से गांव में रह करके हमको क्या हासिल होगा, चलो हम जो है बाहर की दुनिया में घूमते हैं, बाहर की दुनिया की सैर तफरीह करते हैं, विदेश चलते हैं और वहाँ के माहौल में हम अच्छे से ऐशो आराम करेंगे और अच्छे तरीके से हम कमाएंगे और फिर जो है बहुत बड़े दौलतमंद और बहुत बड़े एक इंसान बन जाएंगे। तो ये बात उसके दिल में आई और घर वालों से ये बात कही तो घर वालों ने, इनके माँ बाप ने मना कर दिया कि मत जाओ बेटा, इसलिए कि उस वक्त इनके अब्बू का तबीयत जो है बहुत सख्त ख़राब थी। तो इसलिए वालिदैन ने, इनके माँ बाप ने इनको मना किया मत जाओ बेटा, लेकिन इन्होंने अपने माँ बाप को बातों को नहीं माना। इन्होंने जो है क्या है हवाई जहाज़ यानी प्लेन का टिकट बनवा लिया। बनवाने के बाद जब सफ़र का वक्त आया, जब ये एरोप्लेन पर चढ़े तो एरोप्लेन पर चढ़ने के बाद चारों तरफ जो है आसमानों का सैर किया तो इनको बहुत लुत्फ़ आया, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद जब जो है एयर होस्टस यानी जो एरोप्लेन में जो खाना नाश्ता वगैरह सवारियों को देने वाली जो लड़कियां होती हैं वो बिल्कुल बन सवर कर एक से एक जेवरात, एक से एक नए बेहतरीन कपड़े पहन करके जो है नाश्ता एक थाली में एक प्लेट में ला करके मुस्कुराते हुए इस आदमी को, इंसान को बढ़ाती है तो इसकी दुनिया ही बदल जाती। ये सोचता है कि बस अब जो मेरी तमन्ना थी वो तमन्ना अब हासिल हो गई और ये सोचने लगा कि ये लड़की जो है अब मुझसे प्यार करने लगी। बस ये दिल ही दिल में अंदर जो है ये सोचने लगा कि ये लड़की हमारी हो गई, हमसे प्यार करने लगी, बस हमारी ज़िंदगी अब संवर गई। लेकिन जिस तरीके से देखा, जब इसके पास से हट करके फिर एक बगल में बूढ़े शख्स, बूढ़े सवारी बैठे हुए थे, उनके पास भी बिल्कुल वैसा ही थाली में नाश्ता लेकर के मुस्कुराते हुए उस बूढ़े शख्स को भी जब ये लड़की नाश्ता देती है मुस्कुराते हुए, तब ये इसके दिमाग में ये बात समझ में आती, नहीं ये लड़की सबका काम यही है, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसा आमाल करती है। तो ये किसी एक का नहीं बल्कि ये सब के तरफ से एक नज़र देखती है। अब इसकी दिल में अंदर कुछ मायूसी हुई, लेकिन सोचा चलो फिर विदेश चलते हैं तो वहाँ का माहौल में जो है हम ऐशो आराम करेंगे। विदेश पहुँच गया, पहुँचने के बाद कुछ साल तक रहा, बहुत पैसा कमाया, हद से ज़्यादा पैसा कमाया, यहाँ फ्लैट भी खरीद लिया, गाड़ी वगैरह भी खरीद लिया, बहुत कमाया। लेकिन कमाने के बाद जो है अब जानते हैं जब हम बाहर कमाने जाते हैं तो कोई किसी का पूछने वाला नहीं होता। इंसान
दिन भर जो है कमाने में लगा रहता है, और जब शाम होता है तो शाम जब होता है तो फ़ौरन जो है अपने रूम पर आता है, खाना वगैरह बनाता है, खाता है, फिर सो जाता है। फिर जैसे ही सुबह होती है फ़ौरन जो है अपने काम पर लग जाता है। यानी बिल्कुल हमेशा जो है दिन भर काम करते इंसान रहता है, रात को सोता है, किसी से मिलने की फुर्सत भी नहीं मिलती, और ना कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से मिलना चाहता है। तो बहुत दिनों के बाद बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो गया, बहुत कमाया, फिर अब सोचा कि चलो अब घर जो है हम लोग घूम आते हैं। उसी बीच जब विदेश था, उसी बीच जो है एक खत भी आया था वालिदैन की तरफ से कि तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया। तो अब क्या करता, विदेश में था तो आ नहीं सकता, लेकिन बाद में जब खूब कमा लिया उसके बाद जो है अपने घर पे जो है आया, उसके दिल में ये बात आई कि चलो घर घूम लेते हैं। घर आया तो घर आता है तो देखता है कि बिल्कुल जो है जिस तरीके से गांव था उसी तरीके से गांव है, जिस तरीके से उसका घर था उसी तरीके से घर है। माँ जो है एक चारपाई पर, टूटी हुई चारपाई पर बैठी हुई है, और एक ही नज़र गड़ाए अपने बेटे के चेहरा पर देख रही है। हाँ ना हूँ कुछ नहीं बोल रही है, इस लगातार चेहरे पर देख रही है। लेकिन ये लड़का, जब ये इंसान गांव में पहुंचता है तो फिर इसको ऐसा महसूस होता है कि हमने जो है अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, हमने अपने गांव वालों से रिश्तों को तोड़ लिया, गांव वालों के मोहब्बत को ठुकरा करके हमने विदेश चला गया। और फिर आज जो है आने के बाद ऐसा मालूम होता है कि लोग, कोई हमसे बोलने वाले नहीं है, कोई हमारे पास आने वाला नहीं है। ऐसा पता चलता है कि जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी एक टूटी हुई शाख की तरह बन गई है। पहले तो मोहब्बत बहुत थी गांव वालों में, लेकिन विदेश से वापस आने के बाद गांव वालों की मोहब्बत ख़त्म हो गई, गांव वालों का मिलना जुलना ख़त्म हो गया, और गांव वाले इससे बात करना भी नहीं सोचे। तब उसके दिल में ये बात आई कि काश हम जो है अपने गांव के मोहब्बत को, अपने गांव के लोगों से प्यार और मोहब्बत को ठुकरा करके आज विदेश नहीं जाया होता, विदेश नहीं गया होता, तो फिर आज जो है हमारी ये हालत जो है गांव में आने के बाद कि कोई हमसे बात करने वाला नहीं, कोई हमारे साथ रहने वाला नहीं, कोई हमसे बात करने वाला, कलाम करने वाला, हमारे तरफ देखने वाला नहीं, ये वक्त हमें नहीं देखना पड़ता। तो बिल्कुल यही कहानी इसके अंदर है कि जिस तरीके से दरख्त जो है, दरख्त की टहनी दरख्त से अलग हो जाती है, फिर उसको कितना हो जोड़ना चाहे जुट नहीं सकती, उसी तरीके से इसकी ज़िंदगी हो गई थी कि जो मोहब्बत गांव में पहले, विदेश जाने से पहले जो मोहब्बत इसकी थी, और गांव वालों के दरमियान जो बात कलाम और प्रेम मोहब्बत और बातचीत जो होती थी जिस तरीके से, आज विदेश के आने के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों यही कहानी जो है इस कटी हुई शाख यानी कमर जहाँ के अफसाना कटी हुई शाख में क्या है, कमर जहाँ ने बयान किया है। अब चलिए बारी बारी से हम एक नंबर वाले सवाल को, जो आपके मैट्रिक इम्तहान में एक नंबर वाला सवाल और 2 नंबर वाला सवाल आता है, उसको बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यह है सबक नंबर 4, कमर जहाँ कटी हुई शाख यानी कमर जहाँ के अफसाना का नाम, जिन्होंने कमर जहाँ ने आपकी किताब यानी दरख्सा हिस्सा 2 में जो लिखा है अफसाना, उस अफसाना का नाम कटी हुई शाख है। यानी अफसाना का मतलब होता है कहानी। अब इस सबक में जो आपके दरख्सा हिस्सा 2 में लिखा हुआ है, उसके अंदर जो सवाल दिया गया है आपके किताब के अंदर, उस सवाल को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई, यानी आपके किताब में ये सवाल है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। लेकिन हमने जवाब जो दिया है वो सवाल इस तरीके से हमने अपने तरफ से बताया कि कमर जहाँ की पैदाइश कब और कहाँ हुई, यानी साल के बारे में भी मैंने पूछ लिया और फिर जगह के बारे में भी मैंने पूछ लिया। लेकिन आपके किताब में सिर्फ साल के बारे में पूछा है कि कब इनकी पैदाइश हुई, लेकिन हम जो है आपको जवाब देंगे तो साल भी बताएंगे और फिर साथ साथ में उस जगह को भी बताएंगे जिस जगह कमर जहाँ की पैदाइश हुई। तो सवाल नंबर 1, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? जवाब देखिए 1951 या ये जो चिन्ह माइनस का चिन्ह जो दिया है घटाव का, इसका मतलब होता है या 1951 या 52 में मर्दुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार, गांव का नाम है मर्दुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में कमर जहाँ की पैदाइश हुई। तो पैदाइश हो गई 1951 या 52, और किस जगह पैदा हुई तो मर्दुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार। कमर जहाँ ये औरत अफसाना निगार है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब जो है आपके सवाल में अगर दे दे कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई और उसमें दे दे 1951 तो 51 को टिक कीजिएगा, और अगर दे दे 1952 तो 1952 को आप टिक कीजिएगा। ठीक, तो 1951 या 1952 में आपको टिक करना है, दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन ज़्यादातर 1951 ही इनकी पैदाइश का साल
आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। सवाल नंबर 2, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है, यानी कमर जहां के अब्बू का नाम क्या है? तो अब्बू का नाम है सैयद अताउल हक, सैयद अताउल हक। 3 नंबर सवाल है, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? यानी इसका मतलब पूछ रहा है कि कमर जहां जो पैदा हुई तो किस जगह पैदा हुई, यानी किस जिला में पैदा हुई, किस जिला में पैदा हुई। ठीक, तो वो है, जवाब है समस्तीपुर। यानी पूछा कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक बिहार के किस जिला में, यानी ये तो बात है बिहार में पैदा हुई कमर जहां, लेकिन वो बिहार में किस जिला में? बिहार के अंदर 38 जिले हैं, उन 3800 जिलों में से किस जिला में कमर जहां की पैदाइश हुई? तो जवाब क्या है? समस्तीपुर। 4 नंबर सवाल है, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निसाब में शामिल, निसाब का मतलब हुआ आपकी जो किताब आपके क्लास में चल रहा है, जैसे क्या है, दरख्शा हिस्सा 2, उस किताब के अंदर कमर जहां का अफसाना कौन सा लिखा हुआ है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि कमर जहां का कौन सा अफसाना, कमर जहां का कौन सा कहानी आपके किताब यानी निसाब में शामिल है, किताब में लिखी हुई है। तो आपके किताब में कमर जहां का अफसाना जो है वो अफसाना कटी हुई शाख है, जो कमर जहां का अफसाना है जो आपके किताब यानी दरख्शा हिस्सा 2 में लिखी गई है, ये कहानी लिखी गई है। सवाल नंबर 5 है, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? यानी जिस वक्त ये किताब शाये हुई उस वक्त कमर जहां जिंदा थी, इसलिए पूछ रहा है कि किस वक्त कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, यानी अभी फिलहाल किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो ये कब का पूछ रहा है? जब किताब दरख्शा हिस्सा 2 शाये हुई थी तभी का पूछा जा रहा है। तो उस वक्त ये कमर जहां जिंदा थी, इसलिए उसी वक्त के बारे में पूछ रहा है कि उस वक्त किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। तो जवाब है भागलपुर, भागलपुर यूनिवर्सिटी। यानी यूनिवर्सिटी इस तरीके से भी लिख सकते हैं और यूनिवर्सिटी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो उर्दू में 2 तरीके से यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? तो जवाब है भागलपुर यूनिवर्सिटी में। ठीक, ये हो गया आपके जो है 1 से 5 तक जो सवाल है ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, यानी 1 नंबर वाला सवाल है। अब चलते हैं 2 नंबर वाले सवाल को देखते हैं। तो नंबर 1, कमर जहां के हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखिए। यानी कमर जहां के बारे में पूछ रहा है कि कमर जहां के वालिद का नाम, कमर जहां के पैदाइश कहाँ है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई, फिर कमर जहां की तालीम व तरबियत कैसी थी, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, बस वही पूछ रहा है। तो देखिए जवाब में है, कमर जहां की पैदाइश 1951 या 52 ईस्वी में समस्तीपुर जिला के मर्दुम खेज गांव बुजुर्ग दवार में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। खानदान के लोग इल्म से दिलचस्पी रखते थे, यानी इनके घर वाले थे, इनके खानदान जो थे कमर जहां के खानदान वो बहुत ही क्या है, इल्म से दिलचस्पी रखते थे, यानी बहुत ही उर्दू इल्म अदब से बहुत ज़्यादा इनको लगाव था। बहुत ज़्यादा ये लोग क्या है, जानकार भी इनके ख़ानदान में थे और बहुत ज़्यादा ये इनके ख़ानदान वाले उर्दू इल्म अदब से ताल्लुक़ भी रखते थे और मोहब्बत भी रखते थे। इसलिए कहा गया कि खानदान के लोग इल्म से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद, यानी इब्तदाई तालीम का मतलब यानी शुरुआती तालीम, जब ये पढ़ने के लायक हुई तो अब ये कहाँ पढ़ी, तो ये पढ़ने के जब लायक हुई तो चूँकि इनके ख़ानदान वाले बहुत ही पढ़े लिखे थे, इसलिए इन्होंने अपनी शुरुआती तालीम घर ही पे की है, घर ही पे शुरुआती तालीम की है। लेकिन शुरुआती तालीम पाने के बाद अब ये जो है किस जगह जाती है और कौन कौन सी तालीम पढ़ाई करती है उसके बारे में यहाँ से बताएगा। हासिल करने के बाद पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। यानी जब इब्तदाई तालीम शुरुआती तालीम तो घर पे हासिल की, लेकिन उसके बाद जो है ये पटना आ गई और पटना आने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने उर्दू में MA और PhD दोनों हासिल किया। सवाल नंबर 2, कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से बताएं। कमर जहां की तसानीफ, तसानीफ के मतलब होता है कमर जहां की किताब, कि कमर जहां की किताब
कितनी कमर जहां ने किताबें लिखी है और किस किस मौजू पर लिखी है, यानी किस किस सब्जेक्ट के ऊपर जो है कमर जहां ने अपनी किताबें लिखी है वो बता रहा है। किताबों का नाम भी पूछ रहा है और साथ साथ में किस सब्जेक्ट में कौन सी किताब लिखी है उस किताब का नाम भी और उस किताब के सब्जेक्ट भी पूछ रहा है। तो देखिए, कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से बताइए, यानी मौजू का मतलब किस उन्वान पर, किस सब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी किताबें लिखी है। जवाब, इनकी तसानीफ में 3 अफसानवी मजमूए हैं, यानी इन्होंने 3 अफसानवी मजमुआ यानी 3 अफसाना का किताब लिखा है, यानी 3 अफसाना का कहे 3 अफसानों की किताब इन्होंने कमर जहां ने लिखी है। ठीक, 3 अफसानवी मजमुए हैं, यानी मजमुए का मतलब हुआ किताब और अफसाना का मतलब कहानी। नंबर 1 चारहगर 1983, यानी चारहगर एक अफसाना का नाम है और ये अफसाना 1983 में छपा यानी शाये हुआ। नंबर 2 में है अजनबी चेहरे, ये अजनबी चेहरे 1991 में शाये हुआ। तीसरा है यादनगर, यादनगर अब इसका साल इशात के क्यों नहीं लिखा हूं, इसलिए कि यादनगर ये जिस वक्त ये किताब दरख्सा हिस्सा 2 छपी थी और शाये हुई थी उस वक्त यादनगर जो किताब है अफसाने का वो किताब अभी क्या है लिखी जा रही थी, अभी शाये नहीं हुई थी, अभी छपी नहीं थी बल्कि लिखी जा रही थी, इसलिए यादनगर का क्या है साल नहीं लिखा है, इसलिए कि उस वक्त जो है क्या है ये किताब अभी लिखी जा रही थी। तो 3 नंबर में है यादनगर। ठीक ठीक, अब जो है तनकीदी तसानीफ में ये तो है कि अफसानवी मजमुआ, यानी इन्होंने कहानी पर जो किताबें लिखी है उस पर जो है इन्होंने 3 किताबें ली, चारहगर, अजनबी चेहरे और यादनगर। और फिर इन्होंने तनकीद के ऊपर किताब लिखी है। तनकीद के मतलब है कि कोई राइटर जो है अपनी किताबों को लिखता है तो किताबों को लिखने के बाद किसी अपने से बड़े जानकार आदमी के पास अपनी किताबों को दे देता है, तो थोड़ा सा इस किताब के अंदर चेक कीजिए, आप देखिए कि कौन सी गलत है, कौन से अल्फाज गलत है, कौन से अल्फाज गलत नहीं है और कौन सी बात को किस जगह लिखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है क्या है एक राइटर अपने से जानकार आदमी के पास देता है ताकि वे क्या है चेक करे हमारी लिखी हुई, क्योंकि हमारी लिखी हुई किताब जो है ये इसके अंदर कोई गड़बड़ी भी तो नहीं है, गड़बड़ी होती है तो फिर वो चेक करने वाला यानी तनकीद नगार फिर उसको सुधार लेता है। ठीक, और उसके अलावा तनकीद नगार उसको भी कहते हैं जो जितने भी राइटर होते हैं उन राइटर के हालात के बारे में भी अपनी किताबों के अंदर लिखता है। तो ये कमर जहां एक अफसाना निगार भी थी और साथ साथ में तनकीद निगार भी थी, यानी दूसरे राइटर यानी दूसरे मुसन्निफ के किताबों को भी चेक किया करती थी। तो वैसे के कमर जहां ने जिसमें क्या है तनकीद नगारी की और तनकीद नगारी पर इन्होंने जो किताबें लिखी है उस किताबों के बारे में अब जानते हैं। तो तनकीदी तसानीफ में नंबर 1 अख्तर शीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, नंबर 2 में है मेयार, नंबर 3 में है कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी, नंबर 4 में है हर्फ आगही। कमर जहां के क्या है अफसाने का नाम यानी कहानी का किताब जो है 3 है, चारहगर, अजनबी चेहरे, यादनगर। ये अफसाना यानी कहानी, तो इसका मौजू क्या हो गया, किताबों का मौजू क्या हो गया अफसाना। और फिर दूसरा मौजू क्या हुआ तनकीद, यानी तनकीद के ऊपर में इन्होंने 4 किताबें लिखी। नंबर 1 अख्तर शीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, नंबर 2 मेयार, नंबर 3 कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी, नंबर 4 हर्फ आगही। ठीक, अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, कमर जहां की तालीम व तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए। कमर जहां की तालीम व तदरीस, तालीम का मतलब होता है कमर जहां की पढ़ाई के बारे में पूछ रहा है कि कमर जहां ने कितनी कहाँ तक तालीम हासिल की और कौन कौन सी तालीम हासिल की। और फिर तदरीस, तदरीस का मतलब ये पूछ रहा है कि कमर जहां ने जो है किस किस कॉलेज में किस किस यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया है। तो तालीम का मतलब यानी ये कमर जहां कहाँ तक पढ़ी हैं और तदरीस का मतलब कि कमर जहां ने कहाँ कहाँ पढ़ाया है। बात समझ में आ गई। अब देखिए नंबर 3 में कमर जहां की तालीम व तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए। तो अब जवाब में देखिए इनकी, अब पहले तालीम के बारे में पढ़ते हैं कि कमर जहां ने कहाँ कहाँ तक कहाँ पढ़ाई की है और कौन कौन सी भी पढ़ाई इन्होंने की है तालीम के बारे में। इनकी इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम घर पर ही हुई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। ठीक,
अब देखिए यहाँ तक हो गया इनकी तालीम और इनकी तदरीस। अब कमर जहाँ की तदरीस यानी कमर जहाँ ने कहाँ कहाँ पढ़ाया है और क्या क्या पढ़ाया है उसके बारे में अब देखते हैं। देखिए, और सिंदुरुती महिला कॉलेज भागलपुर के शोभा उर्दू से पढ़ाना शुरू किया। यानी तदरीस का काम यानी पढ़ाया कहाँ, तो यहाँ पे लिखा है सिंदुरुती महिला कॉलेज भागलपुर से शोभा उर्दू यानी उर्दू सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू किया। उर्दू सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू किया सिंदुरुती महिला कॉलेज भागलपुर से। ठीक, अब आगे देखिए, और भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोभा उर्दू बन गई। यानी इन्होंने पढ़ाना शुरू कहाँ से किया, तो सिंदुरुती महिला कॉलेज भागलपुर से इन्होंने उर्दू को पढ़ाना शुरू किया और फिर बाद में पढ़ाते पढ़ाते तरक्की करके जब ये ज़्यादा और पढ़ाने लगी तो उसके बाद इन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो उर्दू जो सब्जेक्ट था उस उर्दू सब्जेक्ट के ये हेड मुदर्रिस यानी हेड मास्टर बन गई। बात समझ आ रही है? हाँ, तो वही कह रहा है कि इनकी इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया और सिंदुरुती महिला कॉलेज भागलपुर के शोभा उर्दू से पढ़ाना शुरू किया और भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोभा उर्दू बन गई। सदर का मतलब होता है हेड, ठीक, और शोभा उर्दू मतलब यानी उर्दू सब्जेक्ट का ये हेड मास्टर बन गई। ठीक, अब देखिए 4 नंबर सवाल में क्या दिया है। 4 नंबर में दिया है उर्दू के 5 खवातीन अफसाना। खवातीन में यहाँ पे क्या है, नून का नोक्ता छूट गया है। ठीक, अब देखिए 4 नंबर में है उर्दू के 5 खवातीन अफसाना निगारों के नाम लिखिए। यानी उर्दू के जो 5 अफसाना निगार औरतें हैं उन औरतों के नाम पूछ रहा है कि 5 अफसाना निगार का नाम बताइए जो औरत हों। ठीक, तो नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में कमर जहां जो अभी ये बताया था कि ये औरत अफसाना निगार है तो इनका नाम ये हो गया। 2 नंबर पर है शमीम अफजा कमर। 3 नंबर में है शकीला अख्तर। 4 नंबर में है इस्मत चुगताई। 5 नंबर में है निगार अजीम। ये पांचों के पांचे जो हैं ये खवातीन अफसाना निगार है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज दरअक्सा हिस्सा 2 का सबक नंबर 4 के जितने भी क्या है 1 नंबर वाले मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात जितने भी हैं हम उन तमाम को आज के इस वीडियो में हम लोग जान गए। अब आपसे एक प्यारा सा गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको पढ़ाने में इस सवालों जवाब को पढ़ाने में अगर हमसे कोई दिक्कत हो यानी हमसे कोई भूल चूक हो, हाँ, अगर हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई कमी हो तो आप बराए मेहरबानी आप क्या है कमेंट के जरिए हमें एक राय पेश कर सकते हैं, एक मशवरा दे सकते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ाएं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। आप जिस तरीके से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि आपके एतबार के से ही हम भी आपको समझाएं। तो फिर चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, खुदा आपको सही और सलामत रखे।